नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। एक बड़ी डिबेट लेकर आया हूं कि क्या देश भर में जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से आगजनी हो रही है, टीवी और अखबार वाले, कल तो उन्होंने खबर बैकआउट किया। वो खबर दिखा रहे थे कि भाई साहब जुमे के दिन मुसलमान कहीं और दंगा न करे। कल का उनका ये टास्क था। आज का उनका टास्क आ गया है कि इस देश के नागरिकों को, युवाओं को उपद्रवी साबित कर दिया जाए। हिंसा का मैं विरोध करता हूँ, आगजनी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। सरकारें कहाँ हैं, पुलिस प्रशासन कहाँ है, बुलडोजर कहाँ हैं? और सवाल है कि जो गुस्सा है, जो आंदोलन है, जो बेरोजगारी है, टीवी में बैठ के करोड़ों रुपए सालाना सैलरी लेने वाले लोग जब 20,000 सैलरी वाले नौकरी पर बात करने लगे, ज्ञान देने लगे, तो क्या लगता है? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में 3 ही आंदोलन को मीडिया ने सपोर्ट किया है और उसकी वजह उस तीनों आंदोलन में आरएसएस था। पहला आंदोलन जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ हुई, जिसमें जनसंघ शामिल था। दूसरा अन्ना आंदोलन जो आरएसएस का आंदोलन था। और तीसरा मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन जो रिजर्वेशन के खिलाफ था। उसके बाद जो आज आंदोलन चल रहा है, मीडिया उसके खिलाफ है। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति को बचाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारी संपत्तियाँ बेची जा रही है, तब ये मीडिया उसको क्यों कहती, उसके खिलाफ बात नहीं करती है? प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सरकारी संपत्ति बेचने वालों के खिलाफ भी इसी तरह का प्रावधान होना चाहिए। तो क्या सरकारी संपत्ति बेचने का हक इस देश के सरकारों को है? सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ खास मेहमान हैं, अंकित हैं, डॉक्टर ओम सुधा हैं। इनको क्यों जोड़ा है मैंने ये भी बताऊंगा। श्रीवास्तव जी, संगीता श्रीवास्तव हैं। ओम सुधा को इसलिए जोड़े हैं कि ये आखिरी दीपक की तरह टिमटिमा रहे हैं ये लोग। कल दिल्ली में ऐसे हालात में जब कोई आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, लोग डरे हुए हैं, बैकलॉग की बात नहीं कर रहा है। डॉक्टर ओम सुधा जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय परिसंघ का, और 2 दिनों की बड़ी बैठक रख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस बैठक में आरक्षण बचाने को लेकर और निजीकरण के खिलाफ मंथन चलेगा। दिलीप मंडल, प्रोफेसर रतन लाल, तमाम बहुजन पत्रकार, बहुजन एक्टिविस्ट, बहुजन लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो दोनों का बड़ा संबंध है, इसलिए हमने सोचा कि इस पर चर्चा की जाए। आप लोग क्या सहमत है? मीडिया कह रहा है कि राजनीति हो रही है, सरकारी संपत्ति खाक हो रही है, सही बात है, लेकिन यही मीडिया सरकारी संपत्ति बेचने पर क्यों चुप थी? मैं कुछ युवाओं की बात देख रहा हूँ। कल कांग्रेस ने 2 पीसी की है, आज और कल में। पहली पीसी की है सचिन पायलट ने, गुर्जर समाज से आते हैं। दूसरी पीसी की है आज दीपेंद्र हुड्डा ने, जो जाट समाज से आते हैं। इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज ये है कि इस देश में जो किसान जातियाँ हैं, उन्हीं के बेटे देश की सेवा करते हैं। और सवाल है कि अगर अग्निपथ इतना बढ़िया योजना है तो अधिकारियों का क्यों नहीं? डॉक्टर ओम सुधा के पास मैं ले जा रहा हूं कैमरा। हमारे पास सीमित संसाधन है, इस बहस को सुनिए। डॉक्टर ओम सुधा, ऐसे दौर में कैसे देख रहे हैं आप लोग? आपकी कल बैठक है निजीकरण के खिलाफ और रिजर्वेशन को लेकर, बैकलॉग को लेकर। यहाँ तो नौकरी खतरे में है और जो लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया कह रही है कि ये लोग देशद्रोही हैं, उपद्रवी हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए शंभू जी, अभी के दौर में मीडिया जिसको कह दे कि देशद्रोही है, स्थिति ये है कि मीडिया जिसको कह दे देशद्रोही है, वही असल देश, उन्हीं को देशद्रोही कहती है जो देशभक्ति का काम कर रहे हैं। इस देश में आज की तारीख में सच की आवाज जो उठाने वाले लोग हैं वो देशद्रोही हैं। आप ही देखिए कि आपको कितनी गालियां पड़ती है, क्योंकि आप बहुजन समाज की आवाज उठा रहे हैं, बहुजन समाज का दर्द समझ रहे हैं। यह मीडिया इस देश में आज जो है, जो बेरोजगारी दर है, सर्वोच्च स्तर पे है। पिछले 48 साल में देश इतना बेरोजगार नहीं हुआ था, आज वो बेरोजगारी का स्तर देश में है। और उससे जो बेकल नौजवान है, यह सिर्फ इसको, यह जो अभी हो रहा है प्रोटेस्ट, सिर्फ फौज भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि हर छात्र नौजवान परेशान है। विश्वविद्यालय में टीचर नहीं है, विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। नई शिक्षा नीति जो है हिंदू बनाने की, प्रयोगशाला बनाने के लिए लाई गई है। ये तमाम मुद्दे हैं और बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा सवाल है, उसके खिलाफ यह आक्रोश पिछले 8 साल में पक रहा था। हम लोग इस आंदोलन का समर्थन तो करते हैं, इस जो आगजनी वगैरह हो रही है उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि विरोध प्रदर्शन हो,
सरकारी संपत्ति का नुकसान न किया जाए, न जलाया जाए। आपको प्रदर्शन करना है तो हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग बीजेपी मुख्यालय बहुत बढ़िया 5 स्टार बना है, आगजनी मत करिएगा, वहाँ पत्थर न चलाइएगा, मारपीट न करिएगा भाजपा के नेताओं के साथ, वहाँ शांतिपूर्ण बैठिए, प्रदर्शन करिए। शांतिपूर्ण का मतलब तो आप समझते ही हैं। तो इस स्थिति में हमारा जो कार्यक्रम है 18 और 19 जून का, वह इसलिए भी जरूरी है कि हमारे मंच से यह जो बेरोजगारों का सवाल है, यह जो भर्ती का सवाल है, लेटरल एंट्री का सवाल है, वो तमाम मुद्दे जो हम सबसे जुड़े हैं, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देश भर से लोग आ रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं शंभू जी, उस प्रदर्शन की वजह से हमारे 200 से 250 लोग अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं। अभी बिहार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोन आया था कि 100-150 लोग वहाँ रेलवे स्टेशन से फंस के वापस आए। दरभंगा, मधुबनी, पश्चिम बंगाल से लोग आ रहे थे। सब लोग जहाँ तहाँ हमारे लोग फंसे हुए हैं। बावजूद इसके यह आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हम लोग तमाम सवालों, जो बहुजनों के जुड़े तमाम सवाल हैं, उन सवालों के साथ साथ जो अभी जो लेटेस्ट यह जो मामला चल रहा है पूरे देश में, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, पहले जो है खिलवाड़ किया इन्होंने लेटरल एंट्री के नाम पे, अब एक तो बहाली नहीं ला रहे हैं, 2 साल बाद फौज में बहाली आई तो जो है हथियार चलाना सिखा कर ये छोड़ देंगे। शंभू जी, एक सवाल तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो लोग मैट्रिक पास कोई लड़का 4 साल तक बंदूक चलाना सीखेगा, उसके पास बंदूक का लाइसेंस भी होगा, वो 4 साल के बाद करेगा क्या? बंदूक चलाना आएगा, बंदूक चलाने का कॉन्फिडेंस होगा उस आदमी के अंदर, और बंदूक रख सकता है वो, 4 साल तक वो आदमी करेगा क्या? बहुत लोग कहते हैं कि 10-11 लाख या 9 लाख कुछ देने की बात मोदी जी कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप यह बताइए, यह जो आप दे रहे हैं 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, पहले वाला जो 15 लाख था उसी में अटैच करेंगे, ऐड होगा, या फिर ये अलग से कोई पैकेज आप दे रहे हैं 9, 10, 11 लाख वाला? यह भी मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए। गौरतलब है कि यह एक ऐसा आदमी ऐसी बात कर रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला है, जिनको हम लोग झूठ की मशीन के नाम से जानते हैं। पूरे देश दुनिया में आप अभी करा लीजिए कोई कंपटीशन कि सबसे बड़ा झूठा कौन, हमें गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री वो कंपटीशन जीत सकते हैं। इतना झूठे वो आदमी हैं, यह झूठ बोलने का कंपटीशन वो जीत जाएंगे। देखिए, ये झूठ बोलने वाली बात जो है, इससे एक मुख्यमंत्री जो है केसीआर उन्होंने भी कहा है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। आज मैं प्रधानमंत्री का एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था तो जामनगर सैनिक स्कूल के लिए 2 रुपए में प्रोस्पेक्टस मंगवाया। मेरे अंदर इतना सम्मान है सेना के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि जब 62 का युद्ध हो रहा था तो मैं 7वीं क्लास में था, 6ठी-7वीं क्लास में, और मैं सेना को जाके मैंने पैर पकड़े हैं, उनको नाश्ता कराया है, मिठाइयाँ खिलाई हैं। तो अद्भुत है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। एक बार तो उनका बयान था कि सेना से ज़्यादा रिस्क बिजनेसमैन लेते हैं। संगीता श्रीवास्तव हैं, वो भी इस मामले से जुड़ी हुई है। खुशबू श्रीवास्तव हैं। मैडम, आप कैसे देख रही हैं छात्रों के इस प्रदर्शन को? क्या मीडिया कह रही है कि ये लोग सरकारी संपत्ति जला रहे हैं और ये लोग देशद्रोही हैं, उपद्रवी हैं? वो अपनी मांगों के साथ सही हैं, लेकिन हिंसा कहीं पर भी किसी भी तरीके से सपोर्टिव नहीं है। एक बात ये। दूसरा, जो अभी मोदी जी ने कहा है ना कि 4 साल का जो बच्चों को अनुभव बंदूक चलाने का दिया जा रहा है, वो अनुभव मात्र नहीं है। 4 साल बाद इनको डंडे और झंडे भारतीय जनता पार्टी के लेकर इन्हें उतारा जाएगा। आप ये बात समझिए, ये सिर्फ तैयारी है फौज में जाने की, कठोर दिल कैसे बनाया जाए, ये सिर्फ उनकी तैयारी कराई जा रही है। प्रॉपरली दंगे कराने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं तो साफ साफ ये बात कहती हूँ कि ये जो 4 साल की है, 4 साल का लगातार जो ये ट्रेनिंग है, सेशंस है, क्या इसके बाद वो दंगा करवाएंगे उनसे? बिल्कुल, आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। इनको ट्रेनिंग इसीलिए दी जा रही है। कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादियों को ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, आपने तो देखा होगा, अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है पूरी तरीके से। आज जो दंगे आप देख रहे हैं, जहांगीरपुरी के देख रहे हैं या कहीं और के देख रहे हैं, या लगातार जो दंगे हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? ये लोग बाद में जब नौकरी छोड़ेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो जाएंगे। बिल्कुल, जब जो 4 साल की दंगे, 4 साल का आपको जो ट्रेनिंग सेशन दिया जा रहा है, निसंदेह जो आज की स्थिति हम देख रहे हैं, हमें लगता है 2024 में सरकार बदलना मुश्किल है। 2029 के बाद परिस्थितियां बदले, उससे पहले उन्होंने ये निर्णय कर लिया, अपना ये सोच लिया है। इसलिए नौजवानों को भटकाया जा रहा है। 17 साल का लड़का क्या सोच सकता है अपने बारे में? 18 साल का लड़का बालिग होता है, और सेना में जाने के लिए 17 साल का लड़का चाहिए होता है। ये बड़ा सवाल संगीता खुशबू श्रीवास्तव में
सोचिए शादी की उम्र 17 साल के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। मैं तो फिर स्कूल बंद कर देनी चाहिए। हिटलर ने इसी प्रकार से अपनी फौज का स्टार्ट किया था, आप भूल रहे हैं। कैसे? आप जानिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सेना में भर्ती स्टार्ट करी और उसको फिर अपनी पर्सनल यूज़ किया, अपनी राजनीति के लिए यूज़ किया। अगर इन्हें यही करना है तो जो वन रैंक वन पेंशन के लिए सेना बैठे हुए हैं ना सैनिक, उनको क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ 17 साल के लड़कों के लिए आपके लिए सम्मान है, और वो जो पूरा जीवन अपना जीवन लगा चुके हैं देश के लिए, आप उन्हें पेंशन नहीं दे रहे हैं। वो बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जिन्हें अभी जस्ट आपने बात कही 1962 का युद्ध और उससे पहले का युद्ध, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी पेंशन के लिए बैठे हुए हैं। शायद शंभू जी आप नहीं जानते होंगे, सीआरपीएफ, बीएस, इन सबको रिटायरमेंट पर, हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं पीएमएसपी के अंतर्गत जो भी फोर्सेस आती हैं उन्हें पेंशन नहीं है। एक ब्राह्मण समाज की महिला है, कोई वशिष्ठ है, उन्होंने कहा है कि इस 18 साल की उम्र में जब लोग पेंशन की सोचने लगे, मतलब वो काम के आदमी नहीं हैं। एक नंदन झा है, पत्रकार है, वो कह रहा है कि 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में ही प्रतिभा का पता चलता है। कैसे देख रहे हैं अंकित, जो लोग प्राइवेटाइजेशन का समर्थक हैं? देखो, आज मीडिया में जो बयान आया, जो इनके अधिकारियों ने बयान दिया, वो बहुत घोर निंदनीय है। आप ये बताइए कि अगर सेना प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख कह रहे हैं कि ये आवेदन सही कर रहे हैं, सेना जो कर रही है वो सही कर रही है, सरकार ने जो स्कीम निकाली है वो सही निकाली है, कितना गलत डिसीजन है। ये सेना के प्रमुख तब तो नहीं आए जब एक जवान ने 2000, जब अभी पीछे चुनाव चल रहे थे, जिसने नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ा, उस जवान ने उसने एक वीडियो बना के भेजी कश्मीर से, यादव की। उसने कहा कि हमें रोटी नहीं मिलती, हमें पानी नहीं मिलता, उसे नौकरी से निकाल दिया इन्होंने। जो सरकार के पिट्ठू बन के आज ये कह रहे हैं सरकारी अधिकारी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप अपनी काबिलियत से बने हो, अपनी काबिलियत से सेना प्रमुख बने हो, अपनी काबिलियत से आगे हो कि नरेंद्र मोदी ने आपको प्रमुख नहीं बनाया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। बड़ा देख के दुख हुआ कि सेना का आज अधिकारी नरेंद्र मोदी जी के फेवर में एक पिट्ठू बनकर उनकी बात को सही ठहराता है, कहता है 4 साल नौकरी सही है। तो मैं कहना चाहता हूं उन अधिकारियों के, आप 4 साल बाद, आपके तो 15 साल 16 साल हो गए, आप क्यों इस्तीफा नहीं देते, क्यों पेंशन ले रहे हो? उनकी पेंशन नहीं है, उनके खाने में फिर रोटी भी नहीं होगी उनके पास, वो क्या करेंगे 4 साल बाद? ये जवाब मैं उन सेना के तीनों अधिकारियों से पूछता हूं जो आज लंबी लंबी मूछ रखकर, लंबी लंबी वर्दी पहनकर जो सेना की हैं, उन्हें बैठकर आज पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि उनके विचार कितने गलत हैं, कि देश को वो एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितनी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सवाल है ओमसुला जी, क्या लग रहा है ये अधिकारी ज़्यादातर सवर्ण समाज के हैं, जो पहले से पढ़े लिखे, एनडीए, एसएससी और सीडीएस कोर कैडेट से जाते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन जाते हैं, अधिकारियों की फुल लाइफ नौकरी, और जवान क्या लग रहा है इसमें जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान के बच्चे हैं, इसीलिए उनको वो मिडिल क्लास में ना शामिल हो सके, इसलिए कोशिश की जा रही है कि गरीब को गरीब रखा जाए। शंभू जी, एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जिस गांव से आता हूँ, हमारे गांव में जितने आर्थिक रूप से विपन्न बच्चे होते थे, वो बच्चे, उनके परिवार वालों को लगता था कि ज़्यादा न पढ़ा लिखा पाए, सरकारी नौकरी बड़ा न कर पाए, दौड़ धूप के जो है फौज में चला जाएगा। और एक आदमी अगर किसी सरकारी नौकरी में चला जाता है ना, तो उसके कई पुश्तें उसकी बदल जाती है, उसके बाद ही चेंज ही हो जाता है सारा मामला। ये एक उम्मीद एक गरीब घर के परिवार को होती थी। आज जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांव में, लखीसराय में प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिहार के अलग अलग, ये वो ग्रामीण बच्चे हैं जिनके आंखों में ही नहीं बल्कि उनके माँ बाप के आंखों में भी सपना है। उनके गांव के लोग भी सपना देखते हैं, अरे फलाना का बेटा है, दौड़ रहा है, 4 साल से 5 साल से दौड़ रहा है, तो मिलिट्री में चला जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये जो एक सहारा था, उस सहारा को, उन आंखों से सपना छीनने का काम भी मोदी जी ने मोदी जी ने इस बार किया है। ये बहुत दुखद है। खास तौर पे शंभू जी, इस बार मीडिया का रोल आप देख लीजिए, ये किस तरह खलनायकों की तरह पेश आ रहे हैं। मैं देख रहा था अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा, वो इसके फायदे जो है बता रही थी कि यह जो आया है, कौन सा अग्निपथ आया है, इसका फायदा बता रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ और याद आ गया कि जब किसान बिल आया था किसानों के खिलाफ, उस समय ये लोग किसान बिल के फायदे गिना रहे थे। बाद में किसान बिल सरकार ने वापस ले लिया तो इनको थूक कर वापस चाटना पड़ा था। मुझे लगता है कि मोदी जी तो नया नया गेम करते रहते हैं, कहीं इस मामले में भी न थुकवा कर चटवा लें इन लोगों से। जिस तरह से
ये मनुवादी मीडिया, जिस तरह से ये ब्राह्मणवादी मीडिया फायदे गिनवा रही है, इस जो नया आया है अग्निपथ का जो मामला है पूरा, ये मिलिट्री बहाली का 4 साल के लिए, लग रहा है कि मोदी जी इस बार फिर थूक के चटवाएंगे। चूंकि युवाओं का जो गुस्सा है ना, ये इस बार जो है शंभू जी, दिलचस्प ये है कि भगवा झंडे वाले भी युवा हैं इसमें, क्योंकि वो भी बहाली की तैयारी कर रहे थे। राष्ट्रवाद तो आपने भरा है ना, तो जाएगा कहाँ? तो वो भी इस बार है प्रोटेस्ट में। कई वीडियो तस्वीरें आप देखिए जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उसमें भगवा झंडा लगाए लड़के भी हैं। एक बात तो ठीक से समझ लेनी पड़ी लोगों को। पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ मुसलमान मारे जाएंगे, फिर दलित भी मारे गए, पिछड़े भी मारे गए, और अब सबकी बारी आ गई है। कुल मिलाकर इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। सोचिए, मेरे अंदर भी बहुत राष्ट्रभक्ति है और मैं चाहता हूं कि मुझे अधिकारी बनाया जाए सेना में, और मैं पूरी ज़िंदगी सेना में नौकरी करूंगा, बिना तनख्वाह लिए, बिना पेंशन लिए, बस अधिकारी बनाया जाए। आप सोचिए कि अधिकारी की नौकरी सलामत रहेगी, अधिकारी की सैलरी सरकारी होगी, सारी सुविधाएं होंगी। सिर्फ जीडी लेवल के जो जवान होंगे, जो सेना की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनको 4 साल की नौकरी होगी। कैसे खुशबू जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही हैं? अभी आपको अपने फर्स्ट CDS के बारे में जो प्लेन क्रैश हुआ था कुछ आइडिया होगा शंभू जी, राइट? बिपिन रावत साहब जी के। तो टेक्निकल एरर है, प्लेन क्रैश, वो जहाज क्रैश हो गया। हाँ, जबकि वो ऐसा जहाज़ था, उसे इतने बार उड़ा के देखा जाता है कि क्रैश होगा कि नहीं होगा, क्या ऐसी नीतियाँ थी, उस पर तो खैर तमाम सारे सवाल है। लेकिन ये उसी समय लागू होने वाला था जब ये मना कर दिया था। मैंने 9 साल सेना में वेलफेयर ऑफिसर एज ए काम किया है। आपने? यस। अच्छा, आपको अंदर की खबर है कि बिपिन रावत साहब ने इस स्कीम को रिजेक्टेड कर दिया था। और ये बड़ी खबर बता रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। खुशबू कह रही है कि उन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन के लिए काम किया है। वो कह रही हैं कि बिपिन रावत इस स्कीम कह के लाया गया, लॉन्च किया गया। आपको बताऊँ, एक अग्निपथ की स्पेलिंग में गलत है। डिफेंस मिनिस्ट्री अग्निपथ में NI लिखता है और अखबारों में ऐड दिया गया अग्निपथ। वो छोड़ दीजिए, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अभी उसका ही स्पेलिंग क्या बोलते गलत लिख रहे थे, जिसका किसकी ट्रोलिंग कर रहे थे, बाइकॉट की स्पेलिंग करे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। क्या कह रही थी आप? बिपिन रावत साहब ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फर्स्ट CDS थे हमारे, उस समय ये बातचीत चल रही थी। और चूँकि मैंने 9 साल, और स्पेशली आपको बता दूं, मैंने उस डिपार्टमेंट के लिए काम किया जिसमें जवान शहीद होता है, पैरामिलिट्री क्लेम और डिफेंस। जब जवान शहीद हो जाता है, उसकी नॉमिनी को पैसा दिया जाता है, तो ये वेलफेयर कहलाता है। हमने उसमें पाया है कि बिल्कुल आपने सही कहा, क्यों नहीं अधिकारी, कमांडेंट, मेजर रैंक का बंदा जो है वो अपना घर त्याग दे, गाड़ी त्याग दे, कैंटीन की सुविधाएँ त्याग दे। वो अपनी कैंटीन की सुविधा नहीं त्याग सकता, और आप सिर्फ 4 साल की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कश्मीर में 17-18 साल के बच्चे शहीद हो जाते हैं। यही 4 साल की नौकरी में अगर वो शहीद हो गए तो उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये सरकार जो थूक के बार बार चाट लेती है। ये बड़ा सवाल है। नहीं, आप ये सोचिए, ये बिल्कुल तैयारी है। ये बिल्कुल उन क्षेत्रों के बच्चे ज़्यादा लाएंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, जहाँ विवाद चल रहे हैं, कश्मीर के बच्चे, और बिल्कुल गरीब तबके के, क्योंकि बिल्कुल काट देना चाहते हैं। ये बिल्कुल कंट्रोल करा के बीजेपी के कार्यकर्ता बना लेंगे। बिल्कुल, आप ये समझिए, माइंड वॉश करेंगे इस तरीके से। आप क्या करेंगे? आपको बंदूक चलानी आती है बंदूक चलानी, हम आपको सैलरी देंगे, आइए आप हमारे पास, आपका डेटा अवेलेबल है हमारे पास, सेना से आपको डायरेक्ट RSS में भेज दिया जाएगा। क्या करना चाहते हैं आप? अभी जो दंगे बिल्कुल रोक ले, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, आपको करनी पड़ेगी। और मैं ये कह रही हूँ कि ये तो मात्र ट्रेनिंग है जैसे आतंकवादियों को दी जाती है। ये 4 साल की ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि 29 की तैयारी हो। 24 का तो ये अपने आप ऐसे ही सोचे बैठे हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन 29 तक में हम 4 साल में ये और पूरा ग्रैब कर लेंगे। इस कदर दंगे कराए जाए, इस तरीके से कंट्रोल दंगे जिसे कहते हैं। सोचिए, खुशबू श्रीवास्तव एक बड़ा आरोप लगा रही हैं कि क्या देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की तैयारी है। क्या 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उन युवाओं को फिर बीजेपी का कार्यकर्ता या RSS का कार्यकर्ता बनाया जाएगा? आप अंकित सहमत है इस तरह के जो अभी हम लोग कयास लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। आज देश इस स्थिति में पहुंचा दिया है इन्होंने कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा, नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है, बीजेपी ऐसा कर सकती है कि रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा युवाओं को? देखो, बिल्कुल कर सकती है। ये RSS वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, देश को हैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग।
देश को हैक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं देश को हैक। आप देखिए, एक कार्यालय में घुसकर एआईसीसी में पब्लिक के जो मीडिया को पीट रहे हैं, ये किसी के घर में घुस रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? अगर कल को हम नरेंद्र मोदी के घर में घुस जाएं तो ये हम पे देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल भेज देंगे क्या? इन्होंने उस पर जो अधिकारी हो कह रहा है। क्या खुशबू श्रीवास्तव के जो कयास हैं, जो अनुमान है, उससे सहमत हैं आप? वो कह रही हैं कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी है कि देश के युवाओं को कैसे हथियार चलाना सिखाया जाए और 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर करा के आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता बना दिया जाए। अगर ये बात ऐसा होता है तो एक बहुत खतरे की आशंका है। बहुत, क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी इसके बाद? डेमोक्रेसी वैसे भी नहीं है, लेकिन अब जब इतना युवा पढ़ रहा है, पेट दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, जिम्मेदारी दी है, 4 साल के बाद वो किसी लायक नहीं रहेंगे। आप दर्शक कह रहे हैं, पॉइंट है आपकी बात में, नहीं, ये 100%। अगर आप ये बात समझेंगे, 17 साल के लड़के को आप दे रहे हैं, 17, 19, 20, और फोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो सुबह 3:30 बजे, 3:45 पे स्टार्ट हो जाती है और रात 10 बजे बंद होती है। उसका दिमाग बंद हो जाता है, शरीर चलता रहता है, यानी सोचने समझने की शक्ति पूर्णतः खत्म हो जाती है, जो निचले तबके का है। अगर आपने कभी फोर्स की जो जवान है वो आप एक बार उनकी ट्रेनिंग देख लीजिए। डेली उनको 20 किलोमीटर सुबह और शाम दौड़ाया जाएगा, आप किस लायक रहेंगे? डेली उनकी ड्यूटी इस प्रकार की रहेंगी कि उनका शरीर काम करे, दिमाग काम न करा। कोई सोच नहीं पा रहा अभी तक, कहीं डिस्कोर्स में नहीं है जो बातें आप बता रही हैं मैडम। अब देखिए सर, जितना मैं अपने अनुभव से समझ पाई हूँ, काम भी करती हूँ और आप लोगों सबके बीच में रह रही हूँ, थोड़ा सा अनुभव है। मुझे ये लगता है बीजेपी कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करती। लॉन्ग विज़न है और उनके लॉन्ग विज़न को मैं बहुत पहले, अगर आप मेरी फेसबुक देखेंगी तो मैं उनके जितने भी उनके जो वो सोचते हैं वो हम पहले ही कह चुके होते हैं। नोटबंदी क्यों किया था? नोटबंदी, सारा पैसा इकट्ठा हो गया एक जगह, इसीलिए तो बाकी पार्टियां कंगाल हो गई हैं। अच्छा, चुनाव जीतना था इसलिए नोटबंदी किया था? निश्चित। और जीएसटी भी इसीलिए आया था कि छोटे छोटे जितने भी कर्मचारी हैं वो पैसा जो इधर उधर देते थे उनको कैसे खत्म किया जाए, बड़ों को इकट्ठा किया जाए, ये था। और अंबानी अडानी को क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये तो आप जग जाहिर प्रश्न है। 2014 के चुनाव में ये तो जग जाहिर प्रश्न है कि क्यों बढ़ाया जा रहा है। ये तो उनकी जैसे क्या बोलते हैं, बैंक होते हैं ना, रिजर्व बैंक्स, बस वो उनकी बैंक है। तो सोचिए, बड़े खतरे की आशंका जता रही हैं खुशबू श्रीवास्तव। ये कह रही हैं कि 2029 की तैयारी है बीजेपी की। देश के युवाओं के हाथ में पहले बंदूक पकड़ाया जाएगा नौकरी के नाम पर, सरेआम तो कर नहीं सकते, उसके बाद उनको आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता बनाया जाएगा। सोचिए, जब बिना आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ इतना जहर है इस देश में, अगर उनको हथियार पकड़ा दिया जाए तो क्या होगा? मुझे नहीं पता इस कयास में कितनी सच्चाई है, लेकिन आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉक्टर ओम सुधा की एक बड़ी बैठक है, आप लोग आइए और वो उनसे एक बार सुनिए। वो एक बार अपील कर रहे हैं कि अगर आप आरक्षण के पैरोकार हैं, आप सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश में जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो बची रहे, तो आप कल की बैठक में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जरूर आइए। एक बार ओम सुधा आपसे रूबरू हो रहे हैं। तमाम जितने भी हमारे साथी हैं नेशनल दस्तक के, आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप तमाम साथियों से अपील करता हूं, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, कल 10 बजे से 5 बजे तक, परसों भी 10 बजे से 5 बजे तक, यानी शनिवार और रविवार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जैसा कि शंभू जी ने बताया, आरक्षण बचाने का कार्यक्रम है। आप नियत समय पर आएँ, आपके लिए जगह रहेगा, आप आएँ, मिलकर लड़ें, अपना झंडा डंडा बैनर लेकर आएँ। हमारा उस संगठन का कोई उस तरह से नहीं है, ओपन है, खुला सेशन है, हम सभी भाई आएंगे, मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं एक बार वक्ताओं का नाम बोल देता हूँ। कल के हमारे सेशन के जो वक्ता हैं वो हैं दिलीप मंडल, डॉक्टर रतन लाल, शंभू कुमार सिंह, मीना कोतवाल, नवीन कुमार, सुमित चौहान, लक्ष्मण यादव, ये तमाम साथी हमारे कल के कार्यक्रम के पहले दिन के वक्ता होंगे। आप तमाम साथियों का आपके आने तक कल इंतज़ार रहेगा। मेरी तरफ से जय भीम। तो ये पूरी बातचीत कैसी लगी आप लोगों को बताइए। और मैं सन्न हूँ जो खुशबू श्रीवास्तव ने कहा है, अगर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई प्लान इनका कहना है कि बीजेपी कोई भी आरएसएस बिना बगैर बात किए नहीं कहती है। मैंने बंच ऑफ थॉट्स पढ़ा है जिसमें गुलवलकर की राय थी कि अगर
किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसके संसाधनों पर कब्जा कर लीजिए, तो वो तो हो गया है। इस देश में जो इंटरनेट है उस पर अंबानी का कब्जा है, अंबानी मोदी जी के करीबी हैं। इस देश के कॉरपोरेट पैसा संपत्ति पर अंबानी अडानी का कब्जा है, जो कि मोदी जी के बहुत करीबी हैं। सोचिए किसी ने लिखा है कि आप एयरपोर्ट दे रहे हैं अपने दोस्त को 50 साल के लिए और युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं 4 साल के लिए। तो सवाल है, अगर इनकी बात अगर सही होती है तो ये बहुत ही खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, और सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस देश के अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लिए, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए। क्या आप इस आशंका से सहमत हैं, असहमत है, कयास से सहमत है, असहमत है? सवाल तो उठता है कि आखिर कोई सरकार इस देश के युवाओं को नाराज़ क्यों करेगी? कोई सरकार इस देश के किसानों को नाराज़, अगर कोई पार्टी पॉलिटिकली सोच रही है वोट के हिसाब से कि वोट से जीतना है, हम लोग सोचते थे कि EVM से जीत जा रहे हैं इसलिए चिंता नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा खतरा है। सरकार किसानों को नाराज़ कर देती है, सरकार युवाओं को नाराज़ कर देती है, मुसलमान ऑलरेडी पहले से नाराज़ हैं, तो सरकारी कर्मचारी नाराज़ है, तो आखिर ये सरकार जीतती कैसे है? तो लोग कहते हैं EVM से जीतती है। अच्छा, EVM से जीतने के बाद अब सरकार को क्या खतरा है? तो मुझे लगता है दिलीप मंडल का एक पोस्ट था कि सरकार सत्ता में ज़रूर है लेकिन सोशली बहुत कमज़ोर हुई है। ग्रास रूट पर ग्रामीण इलाकों में सरकार का समर्थन घटा है, धर्म के नाम से लोगों का काम चल नहीं रहा है। लेकिन जो खुशबू श्रीवास्तव ने कहा है, अगर ऐसा कोई प्लानिंग है, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो जवान हैं वो किसान के बच्चे हैं, और जो किसान हैं वो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोई शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, यही इस देश के किसान हैं। और जो उनका दर्द दिखा रहे हैं मीडिया में, वो जो उनको उपद्रवी कह रहे हैं, जो उनको खलनायक कह रहे हैं, सुशांत सिन्हा कह रहा है कि उसका राशन कार्ड और आधार कार्ड छीन लिया जाए। सोचिए, यही लोग, मैं सरकारी संपत्ति जलाने के ख़िलाफ़ हूँ लेकिन मैं सरकारी संपत्ति बेचने के भी ख़िलाफ़ हूँ, और मैं पुलिस कस्टडी वाले हिंसा के भी ख़िलाफ़ हूँ, मैं बुलडोज़र के भी ख़िलाफ़ हूँ। वही लोग इस हिंसा का विरोध करें जो ऑलरेडी पुलिस हिंसा, सरकारी हिंसा का विरोध करते हैं। क्या TV अखबार से आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? इस पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।